हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज मैं आपको आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न का आंसर देने वाला हूं इस वीडियो में। आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, अलग अलग जजमेंट पे भी देखते हैं, अलग अलग कानून पे देखते हैं, स्ट्रेटेजीज पे देखते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको लगता है कि अगर मेरी पत्नी मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है तो फिर मेरा कितना मेंटेनेंस बंधेगा। अब कई सारे लोग होते हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जॉब में होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो हाई प्रोफाइल जॉब में होते हैं, तो यह प्रश्न उनको काफी परेशान करता है और वो आगे के लिए निर्णय नहीं ले पाते। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। यदि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है तो आपको कितना मेंटेनेंस देना है, यदि आपका एक बच्चा है तो कितना मेंटेनेंस देना है, दो बच्चे हैं तो कितना मेंटेनेंस देना है, यदि आपका अपना बिजनेस है तो कितना मेंटेनेंस देना है, और यदि आप किसी सर्विस में है तो आपको कितना मेंटेनेंस देना है। सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि यदि वाइफ ने आपके ऊपर 125 सीआरपीसी का केस डाल दिया है, सेक्शन 24 एचएमए में वो आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर रही है या फिर डीवी एक्ट के अंतर्गत जाकर के मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, और आपकी अपनी कोई जॉब है, आप सैलरीड पर्सन हो, तो फिर कितना मेंटेनेंस आपके ऊपर लगेगा। अब आप बोलते हो कि साहब ऐसा है, मेरे अपने भी खर्चे हैं, मेरे डिपेंडेंट भी हैं, और डिपेंडेंट के भी फिर खर्चे हैं, और इसके अलावा मेरी और लाइबिलिटीज भी है, मेरे लोन भी चल रहे हैं, और कई बार मुझे रेंट भी देना है, तो फिर ये सब चीजें मेरी लाइबिलिटीज हैं। मैं इन सब चीजों की आज की इस वीडियो में बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपको फाइनल परसेंटेज की, यानी इन सब चीजों को आपने लिख दिया, इन सब चीजों को कोर्ट ने कंसिडर भी कर लिया, मान ले, इन सब के बाद आपके मेंटेनेंस का रेशियो क्या बनेगा। तो यदि आप सैलरीड पर्सन है, फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है आप लोगों के मन में कि सर मेरी नेट पे जो है मेंटेनेंस लगेगा या मेरी ग्रॉस पे मेंटेनेंस लगेगा। देखिए, कोर्ट का तरीका क्या होता है, देखी तो आपकी ग्रॉस पे ही जाती है कि ग्रॉस पे आपको कितनी मिलती है। मान लेते हैं आपकी 1 लाख रुपए ग्रॉस पे है और 80,000 आपकी नेट पे है, तो कोर्ट ने देखा कि 1 लाख रुपए इसकी ग्रॉस पे है, उसमें डिडक्शन काट के 80 मिलता है, और फिर इसके अपने खर्चे वगैरह भी है। आप ये मान के चलिए कोर्ट देखेगी तो आपकी ग्रॉस पे ही, लेकिन उसमें फिर आपके अपने खर्चे भी हैं, डिडक्शंस भी हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिडक्शंस भी हैं। उन सबको हटाने के बाद जो आपको मैं परसेंटेज अभी बताने वाला हूं वो आपकी नेट पे ही कैलकुलेट होगा। तो अब मान लेते हैं आपकी नेट पे 80,000 है और आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस केस डाला है, तो ऐसे मामले में अपनी सारी लाइबिलिटीज अगर आपकी कंसीडर कर ली जाए, सारी चीजें देख ली जाए, उसके बाद जो परसेंटेज बनेगा मिनिमम आज के समय पे 20% आपका मेंटेनेंस बनेगा। यानी कि अगर 80,000 सैलरी है तो 20%, 8 टू जा 16, 16,000 रुपए आपका मेंटेनेंस पत्नी के लिए बन जाएगा। और दोस्तों, ऐसे ही यदि आपकी पत्नी के साथ एक बच्चा है तो फिर आप इस चीज को 30% कर ले, यानी 80,000 अगर आपकी नेट पे है तो 8 3 24, 24,000 आपका मेंटेनेंस कम से कम बन जाएगा। और यदि मान लेते हैं आपके दो बच्चे हैं तो इसी चीज को आप 40% कर लीजिए, यानी कि 80,000 का 40%, यानी 32,000 से 35,000 के बीच में आपका मेंटेनेंस की अमाउंट जाएगी। तो ये एक सीधा सीधा तरीका है सैलरीड पर्सन के लिए जानने का कि कितना मेंटेनेंस उनका बंधेगा। अब हम यह बात करते हैं कि यदि आप किसी बिजनेस में, आपका अपना कोई बिजनेस है, तो फिर मेंटेनेंस कैसे तय होता है। अब ऐसे केस में अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं, कोई शॉप चलाते हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में केवल आपकी इनकम का प्रूफ आपकी आईटीआर ही होती है। अब यहां पर लोग क्या करते हैं कि जैसे मेंटेनेंस का केस पड़ता है तो वो अपनी आईटीआर को कम करके भरने लगते हैं, और कई बार तो ऐसा करते हैं कि पहले से मान लेते हैं आईटीआर भर रहे हैं 8 लाख की, तो जैसे ही मेंटेनेंस का केस होगा उसे भरने लगेंगे 4 लाख की। तो यहां पर कोर्ट ऐसा नहीं है कि इन चीजों से अनजान है, कोर्ट को दिख रहा है साहब कि भाई पहले तो आपकी आईटीआर 8-8 लाख की, 7-7 लाख की चलती है और अब अचानक से आपकी 4 लाख की हो गई, तो आप कोई भी जस्टिफिकेशन दे दें ये नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि रजनीश वर्सेस नेहा में 3 अलग अलग अवधियों की आईटीआर आपसे मांगी जाती है, ताकि पता चले कि आप इस प्रकार की चीजें तो नहीं कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि आपकी 6 लाख रुपए की आईटीआर है, पहले से जो चलती आ रही है। 6 लाख रुपए का मतलब हो गया 50,000 पर मंथ आप अर्निंग करते हैं। अब आगे आप बढ़ते हैं और आपके ऊपर मेंटेनेंस केस आता है, आप इसको घटा करके कितना कर देते हैं, 3 लाख कर देते हैं। तो अब कोर्ट क्या कंसिडर करेगा, 3 मामलों में जो कोर्ट होता है वो आपकी इनकम के लिए एक अवधारणा बनाता है, एक एजम्पशन लेता है। यदि बंदा ऐसा दिखा रहा है कि पहले इसकी 6 लाख रुपए पर एनम इनकम थी, अभी 3 लाख रुपए है, तो ये तो संभव नहीं है, तो एक बीच की अमाउंट तय कर ली। आपकी इनकम को कोर्ट ने कह लिया कि हाँ भाई 5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, इतना तो कम से कम इसकी अर्निंग होगी, तो 5 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से उस पर मेंटेनेंस कैलकुलेट कर देंगे सेम वे में जैसे कि मैंने पहले बताया। तो यानी इन शॉर्ट, यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई फर्म चला रहे हैं, कोई शॉप रन कर रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे मामलों में जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न होती है, आईटीआर रिटर्न होती है, उस आईटीआर रिटर्न को 3-4 साल की ऑब्जर्व करने के बाद कोर्ट आपकी इनकम का एजम्पशन करती है और उस इनकम पर फिर आपको मेंटेनेंस लगाया जाता है, उसी तरह से कि केवल पत्नी ने फाइल किया है तो जो भी आपकी इनकम होगी उसका आप 20% मान के चलें, और यदि एक बच्चा है तो 30 मान के चलें, और दो बच्चे हैं तो कम से कम 40% मान के चलें। थोड़ा बहुत ही अप डाउन भी हो सकता है, मैंने आपको एक एस्टिमेट दे दिया, ऑलमोस्ट इतना ही होगा। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट ये बचता है कि यदि आपके जो बच्चे हैं वो मेजर हो गए हैं, यानी 18 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो अब क्या होगा। तो क्या अभी भी आपको उन्हें मेंटेनेंस देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। अगर बच्चे मेजर हो गए हैं तो उनका किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं बनता, यानी आपको उनको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस
नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और आती है कि यदि बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, यानी उसके साथ कोई ऐसा हेल्थ इशू है, या फिर कई मामलों में होता है कि बच्चा थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है और उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हुई होती, तो ऐसे मामलों में बच्चे के मेजर होने पर भी आपको कोई ना कोई अमाउंट उसके मेंटेनेंस के लिए देनी पड़ती है। और कई बार कोर्ट ये भी तय कर सकता है कि जो मेजर चाइल्ड है उसके हायर एजुकेशन के लिए या फिर उसकी शादी के लिए भी आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट कंट्रीब्यूट करें। तो दोस्तों ये पूरा माजरा है मेंटेनेंस केसेज का, जिस प्रकार से मेंटेनेंस आपके ऊपर तय होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।